बॉलीवुड स्क्रिप्ट्स प्रेजेंट करते हैं द कंकॉर्डिया क्रूज मिस्ट्री। 13 जनवरी 2012 दुनिया का सबसे बड़ा इटालियन क्रूज जहाज शाम 7:15 पर अपने 7 दिन के यूरोपियन दौरे पर निकलता है। इस जहाज़ का नाम कोस्टा कॉन्कोर्डिया है और ये जहाज़ ना सिर्फ टाइटैनिक जहाज़ से साइज़ में बड़ा है बल्कि इसमें 2000 ज़्यादा लोगों के बैठने की कैपेसिटी है। इसलिए इस जहाज़ में 4292 लोग सफ़र कर रहे हैं। अगर इंटरटेनमेंट की बात की जाए, इस जहाज़ में क्या कुछ नहीं है। 4 स्विमिंग पूल, 5 रेस्टोरेंट, 13 अलग अलग बार, एक कैसीनो, एक बास्केटबॉल कोर्ट और एक बहुत ही बड़ा फिटनेस सेंटर जिसमें एक जिम, सोना, टर्किश बाथ और साथ ही साथ इस जहाज़ में एक F1 स्टिमुलेटर भी लगाया गया है। इस जहाज़ की पहली डेस्टिनेशन इटली का शहर सवोना है और यहाँ तक पहुँचने के लिए तकरीबन 1 दिन लगेगा। लेकिन जहाज़ को चले हुए भी 2.5 घंटे ही हुए थे, तभी सबको एक बहुत भयानक आवाज़ सुनाई देती है। इसके फौरन बाद जहाज़ की सारी लाइटें बंद हो जाती हैं और जहाज़ एक तरफ टिल्ट होने लगता है। घड़ी में वक्त 9:45 का था, एक ऐसा वक्त जब कुछ लोग अपने कमरों में सो रहे थे और कुछ लोग डिनर टेबल पर बैठे खाना खा रहे थे। सोए हुए लोग की आंख खुल जाती है और वो अपने कैबिन से बाहर आ जाते हैं, ये देखने के लिए कि आखिर हुआ क्या है। इतने में डिनर टेबल पर बैठे लोगों की प्लेट साइड पे गिरने लग जाती हैं। पैसेंजर्स को इंटरकॉम के जरिए बताया जाता है कि जहाज़ में एक इलेक्ट्रिकल फेलियर हुआ है, लेकिन असल में तो बात ये थी कि जहाज़ के पूरे का पूरा इंजन फेल हो चुका था। जहाज़ के कैप्टन लोगों से ये बात छुपा कर रख रहे थे। थोड़ी देर बाद जहाज़ दूसरी तरफ टिल्ट होने लगता है और अब तक पैसेंजर्स ये बात समझ जाते हैं ये कोई आम इलेक्ट्रिकल फेलियर नहीं। लोगों को लगता है कि कहीं ये टाइटैनिक जैसा हादसा तो नहीं हो रहा। इत्तेफाक की बात ये थी कि टाइटैनिक का हादसा इससे एग्जैक्टली 100 साल पहले हुआ था और इस जहाज़ में जब इलेक्ट्रिकल फेलियर हुआ तो इसके डाइनिंग हॉल में टाइटैनिक का फेमस थीम सॉन्ग माई हार्ट विल गो ऑन चल रहा था। धीरे धीरे ये जहाज़ राइट साइड की तरफ झुकने लगता है और इसके नीचे वाले कमरों में पानी भरना शुरू हो जाता है। अब तक लोगों ने ये रियलाइज़ कर लिया था कि ये जहाज़ डूबने वाला है, लेकिन पैसेंजर्स को असल बात पता ही नहीं थी कि क्या हो रहा है। इस जहाज़ को कोस्टा क्रॉसियर नाम की कंपनी के थ्रू चलाया जाता था। पहले ये कंपनी सिर्फ कार्गो शिप्स ऑपरेट करती थी, लेकिन 1948 में इन्होंने अपनी कोस्टा लाइन शुरू कर दी और देखते ही यूरोप की वन ऑफ द बेस्ट क्रूज शिप कंपनी बन गई। आगे चल के सन 2000 में कार्निवल कॉर्पोरेशन नाम की एक कंपनी इसे खरीद लेती है तो कोस्टा क्रॉसियर कार्निवल की सब्सिडरी कंपनी बन जाती है। जून 2006 में इन्होंने अपना पहला जहाज़ कॉन्कोर्डिया क्लास लॉन्च किया, जो कि हमारा आज का कॉन्कोर्डिया कोस्टा है। अपने ज़माने की सबसे बड़ी इटालियन क्रूज शिप थी और इसे बनाने की कॉस्ट $570 मिलियन पड़ी थी। उस दिन इस जहाज़ के कैप्टन फ्रांसिस्को शेटिनो एक इटालियन आदमी ही थे, जो कि असल में 2002 से इस कंपनी में काम कर रहे थे। 7:18 पर ये जहाज़ अपनी पहली डेस्टिनेशन सवोना के लिए निकलता है और सिर्फ 2 घंटे ही गुजरे थे कि ये जहाज़ अपने नॉर्मल रूट से भटक जाता है। ये कोई गलती नहीं थी। कैप्टन शेटिनो इसे जानबूझकर इटली शहर के गिग्लियो आइलैंड के पास से लेके जाना चाहते थे ताकि यहाँ बैठे लोग रात में इस चमकते हुए जहाज़ का नज़ारा ले सकें। जब भी कोई जहाज़ किसी ज़मीन के बहुत पास से गुजरता है उसे सेल पास या सेल बाय कहा जाता है। नॉर्मली इतना बड़ा जहाज़ समुंदर के किनारे से 7 से 8 किलोमीटर दूर चलता है, यानी कि सेंटर में, क्योंकि इतने बड़े जहाज़ को चलाने के लिए पानी उतना गहरा भी होना चाहिए। लेकिन सेल बाय की वजह से ये जहाज़ किनारे से सिर्फ 150 मीटर दूर था। ऑब्वियसली यहाँ पानी इतना गहरा नहीं होता, नीचे बड़े बड़े पत्थर पड़े होते हैं जिनसे ये जहाज़ टकरा सकता है। ऊपर से रात का वक्त था और जहाज़ काफ़ी तेज़ चल रहा था। बाद में इटली की मिनिस्ट्री ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ट्रांसपोर्ट ने भी ये बताया कि ये जहाज़ एक अनसेफ डिस्टेंस पर किनारे के कुछ ज़्यादा ही करीब चल रहा था। सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि कैप्टन ऐसा कर क्यों रहे थे। बात यहाँ ये थी कि कैप्टन शेटिनो एक वक्त में सीनियर कैप्टन मारियो पोलोम्बो के अंडर काम करते थे और मारियो भी गिग्लियो आइलैंड पर ही रहते थे। और जिस रात ये जहाज़ इस आइलैंड के पास से गुजर रहा था तो उस जहाज़ के कैप्टन शेटिनो मारियो को कॉल करते हैं और कहते हैं क्योंकि हम इस आइलैंड के पास से गुजर रहे हैं हम एक सायरन बजाएंगे, हम आपको ट्रिब्यूट पेश करना चाहते हैं। ये सुनकर मारियो कहते हैं कि मैं तो इस आइलैंड पर हूँ ही नहीं,
मैं तो इटली के किसी दूसरे शहर में हूँ। इसी बातचीत में लाइन कट जाती है। ये कॉल की गई थी 9:40 पर। इसके कुछ मिनटों बाद ही एक भयानक सी आवाज़ आती जिसका मैंने इस वीडियो के शुरू में जिक्र किया था। जिस चीज का डर था वही हुआ। जहाज पानी के अंदर पड़े हुए पत्थरों से टकरा गया। कनकोडिया जहाज के हल को इस टकराव ने चीर कर रख दिया और तकरीबन 70 मीटर का घाव इस जहाज के सेंसिटिव हिस्से में पड़ गया। जिस जगह पर यह इम्पैक्ट हुआ वो किनारे से 100 मीटर भी दूर नहीं थी। रात के अंधेरे में ये जहाज किनारे के इतना करीब पहुंच गया था कि इसके फौरन बाद ही जहाज में पानी आना शुरू हो गया। 26 साल के एंड्रिया कोरोलो, जो कि कनकोडिया जहाज के 3rd कैप्टन थे, अपने केबिन में सो रहे थे और जब इनकी आंख खुलती है तो अपने केबिन से बाहर निकलकर देखते हैं कि हॉलवे में ऑलरेडी पानी आ चुका है। वो फौरन इंजन रूम की तरफ भागते हैं और देखते हैं ये दरवाजा तो खुल ही नहीं सकता। बंद दरवाजे से ही वो देखते हैं कि इंजन और जनरेटर पूरी तरह पानी में डूब चुके हैं। 9:52 पर चीफ इंजीनियर और इंजन रूम के बाकी ऑफिसर इमरजेंसी डीजल जनरेटर चलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अफसोस कि वो नाकाम हो जाते हैं। चीफ इंजीनियर कैप्टन चिटिनो को जाके बताते हैं कि हालत इतनी खराब हो चुकी है, लेकिन जहाज के कैप्टन पैसेंजर्स को अनाउंस करते हैं कि परेशानी की कोई बात नहीं है, सिर्फ लाइट गई है, इसलिए ब्लैक आउट हुआ है। अगले कुछ मिनटों तक ये जहाज लगातार आगे बढ़ रहा था, आइलैंड से दूर। 10 बजे के करीब कैप्टन शेटिनो को लगता है कि जहाज को मोड़ लेना चाहिए, क्योंकि अगर हम डूब गए तो बीच समुंदर में रहना ज्यादा खतरनाक होगा। आइलैंड के पास रहे तो बेहतर है। जहाज एक यू टर्न लेता है और सीधा होने की बजाय दूसरी तरफ टिल्ट होने लगता है। पहले लेफ्ट साइड की तरफ टिल्ट कर रहा था, अब राइट साइड की तरफ झुकने लगता है। इस जहाज के क्राइसिस कोऑर्डिनेटर रोबर्टो फरानी कैप्टन शेटिनो को 2 बार कॉल करते हैं, 10:05 पर, 10:07 पर। दूसरी कॉल पर कैप्टन शेटिनो मानते हैं कि जहाज में कुछ प्रॉब्लम है। अगर ये प्रॉब्लम जल्दी एडमिट की होती तो बेहतर रहता। सच्चाई से मुंह मोड़ लेना एक बहुत खतरनाक चीज बन सकती है, जैसे कि हमें कहानी में आगे दिखाया जाता है। कैप्टन शेटिनो अपनी गलती तो एडमिट कर लेते हैं, लेकिन एक और बेवकूफ़ी करते हैं। अपनी गलती को कवर अप करने के लिए कहते हैं ये जो लाइट गई है उसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ है। उल्टा कहते हैं असल में एक्सीडेंट होने की वजह से लाइट जाती है। इसी बीच कुछ पैसेंजर्स परेशान होकर लोकल पुलिस को कॉल करने की कोशिश करते हैं और ठीक 10:12 पर इटालियन कोस्ट गार्ड कैप्टन शेटिनो को कॉल करके पूछते हैं कि आखिर मसला क्या है। आपके जहाज के पैसेंजर्स हमसे कांटेक्ट कर रहे हैं। दूसरी तरफ जहाज के कैप्टन कहते हैं कि कुछ नहीं हुआ, सिर्फ एक ब्लैक आउट हुआ है। ये बात तब कही गई जब टकराव को ऑलरेडी आधा घंटा हो चुका था। 10 मिनट गुजरते हैं, तब कैप्टन शेटिनो का मन बदलता है कि आखिर कब तक वो झूठों के सारे सच्चाई को दबा कर रखेंगे। रात के 10:22 पर शेटिनो रेडियो ऑपरेटर को कहते हैं कि तुम कोस्ट गार्ड को कॉल लगाओ कि जहाज के लेफ्ट साइड पर टक्कर लगी है और कनकोडिया को टग बोट्स की ज़रूरत है। लोगों को हमने लाइफ जैकेट्स दे दी हैं और सब सेफ हैं। यहाँ एक मिनट बहुत कीमती था, क्योंकि जहाज आहिस्ता आहिस्ता टिल्ट होता जा रहा था और फाइनली 10:33 पर यहाँ एक जनरल इमरजेंसी अलार्म रेस किया जाता है और पैसेंजर्स को कहा जाता है कि इमरजेंसी असेंबलीज में जाकर इकट्ठे हों और आगे की इंस्ट्रक्शंस का इंतज़ार करें। रात के 10:48 पर जहाज 30 डिग्री टिल्ट कर चुका था। एक्सीडेंट को हुए तकरीबन 1 घंटा हो चुका था और 10:54 पर कैप्टन शेटिनो जहाज को अबेंडन करने का ऑर्डर देते हैं। इस सारी सिचुएशन में कैप्टन ने सिर्फ एक अच्छा फैसला लिया था, यू टर्न लेने का। इसके एक फैसले पर ही वो चाह रहा था कि लोग उसे एक हीरो की नज़र से देखें। ये बात सच है, ये फैसला उनका अच्छा था, लेकिन बाकी सारे फैसले उनके बेवकूफ़ी से भरे थे। ऊपर से वो एक के बाद एक झूठ बोल रहे थे, लोगों को गुमराह कर रहे थे। फिर कैप्टन शेटिनो कुछ ऐसा कर देते हैं कि उन्हें सिर्फ लोगों की गालियाँ ही पड़ती हैं। जैसे ही उन्होंने जहाज़ को छोड़ने का ऑर्डर दिया तो कनकोडिया में हलचल मच गई। कुछ लोग इस ऑर्डर से पहले ही लाइफ बोट्स लेके निकल गए और कुछ लोग कॉन्फिडेंट थे कि उन्हें स्विमिंग आती है, तो वो सीधा पानी में कूद गए। उन्हें दिख रहा था कि पास एक आइलैंड है, तो वो तैरकर चले जाएंगे। लेकिन कैप्टन के इस ऑर्डर के बाद पूरी तरह केओस क्रिएट हो गया था। एक अच्छी बात ये हुई कि कैप्टन शेटिनो के बर्ताव से परेशान होकर जहाज के कुछ क्रू मेंबर ऑलरेडी रेबल करने लग गए थे। कैप्टन के ऑर्डर से 10 से 15 मिनट पहले ही वो लोगों को केबिन से निकालकर लाइफ बोट्स में बिठाना शुरू हो गए थे। रात के अंधेरे में ये जहाज राइट साइड की तरफ गिरता जा रहा था। 49 डिग्री का टिल्ट, 50 डिग्री का टिल्ट। इस पॉइंट तक राइट साइड वाले लोगों के केबिन्स का लेवल पानी के लेवल तक आ चुका था।
तो वो लोग तो बड़ी आसानी से पानी में कूदकर आइलैंड की तरफ निकल पड़े। लेकिन मुसीबत उन लोगों के लिए थी जो जहाज के दूसरी तरफ थे। इतने टेढ़े जहाज में वो कैसे रास्ता ढूंढें और बाहर निकलें। इस सब सिचुएशन में एक इंडियन स्टाफ मेंबर भी वहाँ मौजूद थी, कर्नाटा रेमेशाना, जो कनकोडिया के 11 सिक्योरिटी स्टाफ मेंबर में अकलौती फीमेल थी। वो बताती है कि कैसे लैंग्वेज बैरियर उभर कर सामने आया, क्योंकि जहाज में सफ़र करने वाले ज़्यादातर लोग इटालियन थे और क्रू के बहुत से मेंबर्स इटालियन लैंग्वेज नहीं जानते थे। सबसे बड़ी बात ये थी कि क्रू के बहुत से मेंबर्स इस इमरजेंसी सिचुएशन के लिए ट्रेन नहीं थे, वो सिर्फ सर्विस स्टाफ था। इस सिचुएशन में भी कुछ लोगों ने हीरो का काम सरअंजाम दिया। कर्नाटा ने खुद एक ब्लाइंड औरत को लाइफ बोर्ड में बिठाया। बाकी 2 क्रू मेंबर्स ने व्हील चेयर पर बैठे लोगों को अपने कंधों पे उठाकर लाइफ बोर्ड में बिठाया। उस रात जहाज में एक और इंडियन मेंबर भी मौजूद था, रसल रुबेलो, जो कि एक वेटर के तौर पर काम कर रहा था। कैप्टन के ऑर्डर आने से पहले ही रसल लोगों की मदद कर रहा था। वो आखिरी वक्त तक लोगों की मदद करता रहा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली रसल उन लोगों में से था जो अपनी जान नहीं बचा सके। Indian waiter Russell Rebello is said to have died after giving up his own life jacket to save one passenger and helping others into lifeboats. दूसरी तरफ कैप्टन शेटिनो जैसे लोगों की मदद करने की बजाय जहाज छोड़कर भाग गए। Italian cruise ship captain who apparently ran for a lifeboat and got off the wreck while his crew and passengers were still on board fighting for their lives. ये वही कैप्टन हैं जिन्होंने सबसे पहले झूठ बोलकर कवर अप किया, फिर 1 घंटा लगा दिया पैसेंजर्स को सच बताने में, और जैसे ही उन्होंने इवैक्यूएशन का ऑर्डर दिया तो ये पहले क्रू मेंबर्स में से थे जो जहाज छोड़कर भागे। गिग्लियो आइलैंड अपने आप में एक गांव की तरह है। ज़्यादा लोग यहाँ रहते नहीं हैं, सिर्फ 700 लोगों की पॉपुलेशन है। लेकिन उस रात जब हादसा हुआ तो कुछ लोगों ने अपने घरों से बाहर निकलकर ज़रूर देखा। इस आइलैंड के डिप्टी मेयर मारियो पेल्ग्रिनी को जब पता चला कि यहाँ एक जहाज डूब रहा था तो वो खुद एक सिविलियन बनकर लोगों की मदद के लिए गए। वो बताते हैं कि जब जहाज पूरी तरह से राइट साइड पर टिल्ट हो गया तो जहाज में पानी के कुएं बनने लगे और इनमें लोग फंसे हुए थे। वो एक रस्सी का इंतजाम करते हैं और उस रस्सी की मदद से बहुत से लोगों की जान बचाते हैं। 11:38 अभी भी तकरीबन 400 लोग अंदर फंसे हुए थे। इटालियन कोस्ट गार्ड के हेलीकॉप्टर और फायर एंड रेस्क्यू सर्विस की नाव भी कुछ लोगों की मदद के लिए पहुंच गई थी। कुछ 100 लोगों को ये पानी से निकालते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि कितने लोग अभी भी पानी में फंसे हुए हैं। रात के 12:42 पर कोस्ट गार्ड के कमांडर कैप्टन गोर्गियो डिफेल्को कैप्टन शेटिनो को कॉल करते हैं। ये शेटिनो से गुस्से में कहते हैं कि तुम जहाज के कैप्टन हो, तुम्हें वापस जाना चाहिए। मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूँ कि तुम वापस जाओ और बताओ कि कौन कौन से पैसेंजर्स बचे हैं। इस पर शेटिनो बहाने देने लगता है कि मैं वापस नहीं जा सकता। इस सब के बाद भी शेटिनो वापस नहीं जाता। यही वजह थी कि बाद में लोग उन्हें कैप्टन कावर्ड के नाम से पुकारने लगे। एक तरफ कुछ जांबाज इटालियन कोस्ट गार्ड और क्रू मेंबर्स रात भर लोगों की मदद करते रहे और कैप्टन शेटिनो दूर बैठे सिर्फ तमाशा देखते रहे। अगली सुबह जब सूरज निकलता है तो लोगों को पता चलता है कि एक्चुअल में कितना बड़ा हादसा हुआ था। सुबह तक ज़्यादातर लोग रेस्क्यू किए जा चुके थे। 3 लोगों की डेथ कंफर्म हो चुकी थी, लेकिन अभी भी कुछ लोग जहाज के अंदर फंसे हुए थे। इस दौरान गिग्लियो में रहने वाले लोगों को हादसे के बारे में पता चल चुका था और बहुत से लोकल लोग मदद के लिए आ गए थे। इन लोगों ने अपने घर के दरवाजे खोले ताकि इन्हें शेल्टर प्रोवाइड किया जा सके। एलिजाबेथ नैनी, जो गिग्लियो टूरिस्ट कंपनी में काम करती थी, उन्होंने बताया सारे सर्वाइवर्स शॉक में थे। कुछ लोग हाइपोथर्मिया का शिकार थे क्योंकि पानी बहुत ठंडा था, लेकिन सभी लोग अपने फैमिली मेंबर्स को ढूंढने के लिए डेस्परेट थे। इस आइलैंड में मौजूद चर्चेस, स्कूल्स और कैंटीन्स को खोल दिया गया ताकि लोगों को शेल्टर मिल सके। लोगों को ब्लैंकेट और ड्राई कपड़े दिए गए। दूसरी तरफ रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था जो अगले 2 से ढाई हफ्ते तक चलने वाला था। इटालियन नेवी, कोस्ट गार्ड, फायर एंड रेस्क्यू सर्विस सबको ही इन्वॉल्व होना पड़ा। रेस्क्यू ड्राइवर्स की भी ज़रूरत पड़ी क्योंकि कुछ लोग अभी भी जहाज़ के अंदर फंसे थे। वो अपने केबिन्स का दरवाज़ा नहीं खोल पा रहे थे। पानी का प्रेशर इतना ज़्यादा था कि वो अंदर ही बंद रह गए थे। 14 जनवरी को एक साउथ कोरियन कपल को रेस्क्यू किया जाता है। ज़्यादातर लोग अपने केबिन्स के अंदर रहने की वजह से मरे थे। अगर उन्हें टाइम पे इन्फॉर्म किया जाता तो उनकी जान बचाई जा सकती थी। कुल मिलाकर 32 लोगों की इस हादसे में मौत हुई। अगली प्रॉब्लम थी कि इस डूबे हुए जहाज से तेल निकालना और वापस रेस्क्यू करना। इंजीनियर्स ने जब इस जहाज को एनालाइज किया तो इसे कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस डिक्लेयर किया गया।
क्योंकि इस जहाज़ को बचाने का कोई फ़ायदा नहीं था और इसे दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था। अकलौता ऑप्शन था कि इसे डिसेंबल किया जाए और इसके स्क्रैप मेटल को बेच दिया जाए। सबसे पहले इस जहाज़ में 19 लाख लीटर फ्यूल मौजूद था। ये फुली लोडेड शिप थी क्योंकि जहाज़ ने बस अभी चलना स्टार्ट ही किया था। फ्यूल निकालने के लिए इस जहाज़ के गिर्द एक फ्यूल बैरियर बनाया गया और 12 फरवरी 2012 को ऑयल रिमूवल का काम शुरू किया गया। एक प्रॉब्लम ये भी थी कि सर्दियों का मौसम था और बहुत सा ऑयल सेमी सॉलिड फॉर्म बन चुका था, इसलिए उसे बाहर निकालने से पहले रीहीट करने की भी ज़रूरत थी और हीट करने के बाद दूसरे टैंकर का इस्तेमाल किया गया और सारे ऑयल को ट्रांसफ़र किया गया। इसमें करीबन 1 महीने का वक्त लगा। 24 मार्च तक ये प्रोसेस जारी रहा। अब अगली चीज़ इस जहाज़ को सीधा करके वापस अपनी जगह पर लेके जाना था। ये अपने आप में एक इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट था। पानी के अंदर एक स्टील स्ट्रक्चर बनाया गया ताकि इसे सीधा किया जा सके और करीब 1 साल बाद अप्रैल 2013 में जाके काम शुरू हुआ। इसके बाद जहाज़ के ऊपर बड़े बड़े बक्से लगाए गए और इन बक्सों में पानी भरा गया ताकि इनमें वज़न आ सके और रेडियो और केबल्स का इस्तेमाल करके इन्हें सीधा किया गया। इन वाटर टाइट बक्सों को केसन कहा जाता है। टोटल 15 ऐसे केसन लगे। 16 सितंबर 2013 को एक्चुअल प्रोसेस शुरू हुआ इसको सीधा करने का और करीबन 19 घंटे लगे इसको सीधा करने में। इसके बाद अगला स्टेप था इस जहाज़ को पानी पे तैराना। इसके लिए दूसरी तरफ और बक्सों का इस्तेमाल किया गया। फिर इन बक्सों से पानी निकाला गया ताकि वो फ्लोट करने लगे और जैसे जैसे वो फ्लोट करने लगे पूरा जहाज़ भी उनके साथ फ्लोट करने लगा। इस पूरे प्रोसेस में 500 डाइवर्स, टेक्नीशियंस, इंजीनियर्स और बायोलॉजिस्ट शामिल थे। एक्सीडेंट को हुए 19 महीने गुजर चुके थे। इस जहाज़ को रेस्क्यू करने की कॉस्ट $799 मिलियन आ रही थी। इस जहाज़ को पोर्ट तक लेके जाने के लिए एक दूसरे जहाज़ का इस्तेमाल किया जाता है जो इसे टो करके लेके जाता है, जो किया जाता है जुलाई 2014 में। और अब तक इस टोटल ऑपरेशन की कॉस्ट $1.2 बिलियन तक पहुंच गई थी, लेकिन अभी भी इस कंपनी को बहुत खर्चा उठाना था। इस टूटे हुए जहाज से स्क्रैप मेटल निकालने के लिए लोगों की मेहनत और खर्चा लगता है। 350 लोगों ने इस पर काम किया और ये प्रोसेस जुलाई 2017 में ख़त्म हुआ। फाइनली रेस्क्यू प्रोसेस मुकम्मल होने के बाद लीगल केस शुरू हुआ। इस कंपनी ने ना सिर्फ सर्वाइविंग पैसेंजर्स को उनके टिकट की प्राइस वापस लौटाई, बल्कि 11,000 यूरो का कंपनसेशन भी दिया, जो होता है 10 लाख पर पैसेंजर। उसके अलावा जिन लोगों की जानें गईं, उनकी फैमिली को एक अनडिस्क्लोज अमाउंट भी पे किया गया। कंपनी को इस डिजास्टर की टोटल कॉस्ट $2 बिलियन पड़ी। कैप्टन शेटिनो, जो कि इस पूरे एक्सीडेंट के अखलौते जिम्मेदार थे और जो अपने पैसेंजर से लगातार झूठ बोलते रहे, जब कोर्ट में उनका केस चला तो वहाँ भी उनके फेंकने की आदत ख़त्म नहीं हुई। उन्होंने कहा, जब जहाज़ 60 to 70 डिग्री टिल्ट हो चुका था तो मेरा पाँव फिसला और मैं लाइफ बोर्ड में गिर गया। ऑब्वियसली ये जवाब कोर्ट में किसी के लिए भी काबिल कबूल नहीं था और 2017 में कैप्टन शेटिनो पर मैनस्लॉटरिंग का चार्ज लगाया जाता है और उन्हें 16 साल की कैद सुनाई जाती है। आगे चल के शेटिनो के बारे में कुछ और इंटरेस्टिंग बातें निकलकर सामने आती हैं। मारियो पलम्बो, जो कि सीनियर कैप्टन था, 2003 में शेटिनो उनके अंडर काम करता था। उन्होंने बताया, शेटिनो हमेशा से एक झूठा इंसान रहा था। उस रात जहाज़ में कैप्टन शेटिनो के अलावा एक और कैप्टन मौजूद था, रोबर्टो बोसियो। कोस्टा सेरीना जहाज़ का कैप्टन था, जो कि उस रात उस जहाज़ में मौजूद था, लेकिन शेटिनो की तरह भागा नहीं था। आखिर तक लोगों की मदद करता रहा। इनफैक्ट शेटिनो के ऑर्डर आने से पहले ही वो लोगों को इवैक्यूएट करना शुरू कर चुका था। बाद में उनका कहना ये था, ओनली डिसग्रेसफुल मैन वुड हैव लेफ्ट ऑल द पैसेंजर्स ऑन द बोर्ड। मेरी ज़िंदगी का ये सबसे ख़राब एक्सपीरियंस था, एक ट्रेजिडी थी जो हमेशा मेरे साथ रहेगी। मुझे हीरो ना बुलाओ, मैंने सिर्फ अपनी ड्यूटी की है, जो कि कैप्टन की होती है। शेटिनो के अलावा 5 और लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, लेकिन सिर्फ 2 साल बाद ही उन्हें छोड़ दिया जाता है, क्योंकि यहाँ सबसे बड़ी गलती कैप्टन शेटिनो की। आज हादसे से करीबन 11 साल बाद कैप्टन शेटिनो जेल में सजा काट रहे हैं। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि अपने जहाज़ की कप्तानी कभी भी किसी कावर्ड आदमी को ना दी जाए, जो कि अपनी गलतियां ही ना एडमिट कर सके। लीडर जो अपनी गलतियां एक्सेप्ट नहीं करता, बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। इसी के साथ ये वीडियो अपने इख्तिताम को पहुंचती है। उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की मज़ीद मूवीज़ की एक्सप्लेनेशन सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। शुक्रिया।